नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ, बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस की एक और लिस्ट आज आ सकती है। 4 सीटों के लिए आज नामों का ऐलान हो सकता है, जिसमें जो 4 सीटें हैं जहां अभी नामों का ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है, उनमें मुरैना, मेहगांव के लिए भी उम्मीदवारों का आज ऐलान हो सकता है और साथ ही बड़ा मलहरा और ब्यावरा सीट के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। दरअसल मुरैना और मेहगांव में बड़ा पेच फंसा हुआ है। मेहगांव में कई दावेदार नजर आ रहे हैं और मुरैना में सही उम्मीदवार माना जा रहा है कि कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते अभी तक ऐलान कांग्रेस नहीं कर पाई। यही स्थिति मलहरा में भी है। इसके अलावा ब्यावरा सीट पर भी अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि मुकुल वासनिक इससे पहले कई जो दावेदार हैं, तमाम जो दावेदार थे, उनसे अलग अलग बातचीत भी कर चुके हैं, उनसे 1 to 1 चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी फाइनल रिजल्ट पर कांग्रेस इन 4 सीटों को लेकर नहीं पहुंच पाई। लेकिन माना जा रहा है कि आज कोई बड़ा ऐलान इन 4 सीटों के मद्देनजर हो सकता है, उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल जो 4 सीटें हैं उनमें मुरैना, मेहगांव, बड़ा मलहरा और ब्यावरा, ये 4 महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां ऐलान होना बाकी है। नामों की घोषणा अभी तक कांग्रेस ने नहीं की है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ भोपाल से। अनुराग, क्या जानकारी है, क्या आज संभव है? और चूंकि अभी भी माना जा रहा था कि पेच फंसा हुआ है, कुछ सीटों पर पेच सुलझ गया। देखिए, बताया जा रहा है कि पूरे मामले को सुलझा लिया गया है। 4 सीटों को लेकर 4 बार अलग अलग स्तर पर बैठक हुई है। 2 दिन पहले प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने भी दावेदारों से मुलाकात की थी। कल रात में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर बैठक की और इस तरीके से अलग अलग तरीके से 4 बार बैठक हो चुकी है। और अब बताया ये जा रहा है कि 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने नाम फाइनल कर लिया और इन नामों की सूची पार्टी हाईकमान को भेजी गई है, जिसको आज जारी किया जा सकता है। यानी कि जिन सीटों को लेकर सबसे ज्यादा पेच था, मेहगांव, मुरैना और बड़ा मलहरा, इन 3 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के सामने आ रही थी। और अब बताया ये जा रहा है कि इन सीटों को लेकर कांग्रेस ने एक नाम तय कर लिया और उन नामों का पैनल जो है पार्टी हाईकमान को भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद पार्टी बाकी बची 4 सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आज ऐलान हो सकता है। चूंकि जो 2 सीटें जहां पर महत्वपूर्ण तौर पर आप जिक्र भी कर रहे हैं कि मेहगांव में मामला फंसा हुआ था, एक नहीं बल्कि 3 दिग्गज दावेदारी कर रहे थे। क्या समीकरण वहां पर देखे गए जिसके बाद चीजें फाइनल हुई हैं? हालांकि भले ही नाम ऐलान ना हुआ हो। मुरैना में भी चूंकि ये भी माना जा रहा था कि कोई बाहरी प्रत्याशी भी संभावित है, किसी दूसरे सियासी दल से भी कोई चेहरा उतारा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, ऐसा भी संभावित था। अनुराग, देखिए प्रशांत, मुरैना सीट को लेकर यदि बात करें तो वहां पर राकेश मावई सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब जो नाम निकल कर आ रहा है वो दिनेश गुर्जर का नाम निकल कर आ रहा है। दिनेश गुर्जर प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 2 दिन पहले मुकुल वासनिक से मुलाकात करके अपनी दावेदारी को भी पेश किया था। तो दिनेश गुर्जर का नाम तेजी के साथ मुरैना सीट पर निकल कर आया है। और इसी के अलावा यदि हम मेहगांव सीट की बात करें तो यहाँ पर चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और हेमंत कटारे, इन 2 लोगों का नाम तेजी के साथ ऊपर आया है। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह के भांजे राहुल सिंह भदौरिया भी यहाँ से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने 2 में से किसी एक नाम को तय करने का फैसला किया है। और इसके अलावा बड़ा मलहरा सीट को लेकर भी जाति समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रद्युम्न सिंह लोधी उम्मीदवार होंगे। तो ऐसे में कांग्रेस किसी यादव चेहरे को उतारने पर विचार कर रही है। तो कुल मिलाकर इन 3 सीटों को लेकर प्रद्युम्न सिंह लगभग तय है नाम बीजेपी की तरफ से, भले ही ऐलान ना हुआ हो। अब देखना होगा कि समीकरण, जाति का समीकरण कैसे बैठाती है कांग्रेस वहां पर। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली जाएंगे। दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। वो दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। उपचुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर आज फैसला हो सकता है। दरअसल बीजेपी की तरफ से अभी एक भी नाम का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि ये माना जा रहा है कि 25 सीटों पर नाम लगभग तय हैं, फिक्स हो चुके हैं और 3 नामों पर जरूर अभी मंथन जारी है। लेकिन आज शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना होने वाले हैं दोपहर 1 बजे और
दिल्ली में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में वो शामिल होंगे। उपचुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा और फैसला होना है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, आज कोई फैसला संभावित है? दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं शिवराज? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रशांत, आपने सही कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में आज चुनाव समिति की बैठक रखी गई है जिसमें वो शामिल होंगे। ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं 28 सीटों के लिए, उन पर भी सहमति बन जाए और उनके नाम भी 1 या 2 दिन में आने वाले अनाउंस किए जा सकते हैं। देखिए 25 सीटों पर ये माना जा रहा है, लगभग तय है। जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं नेता, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। इस पर एक तरीके से सहमति बन गई है। 3 और जो सीटें हैं, माफ कीजिएगा, आगरमालवा की, जौरा की और ब्यावरा की, तो यहाँ पर जो नाम है उनके 2 से 3 नामों के पैनल बनाए गए हैं और उन पैनल में कहीं ना कहीं थोड़ा मंथन करना होगा पार्टी को। और इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो 3 दिन पहले ही भोपाल में एक बड़ी बैठक हुई थी। बिल्कुल शरद, बीच में एक खबर ये भी आई थी कि कुछ सीटें बीजेपी को कमजोर नजर आ रही, जो पूर्व विधायक रहे उन्हें, उनके नामों पर भी कुछ संशय था। ये भी कहा गया कि सिंधिया से सहमति बनने के बाद या सहमति मिलने के बाद वहां पर कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। उनमें कुछ, चूंकि ग्वालियर चंबल की सीटें थी जहां बसपा का भी प्रभाव है, एक आध सीट ऐसी हैं जहां पर हर चुनाव में चेहरा या फिर नए चेहरे को जनता ने जिताया है। शरद, बिल्कुल, देखिए ये चर्चाएं जरूर थी, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है जिसमें ये कहा जाए कि जो प्रत्याशी तय हैं लगभग 25 सीटों के, उनमें से किसी का नाम बदला जाए। क्योंकि ये आपने सही कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सहमति जरूरी है उनको लेकर, क्योंकि वो सारे लगभग वो नाम है जो सिंधिया के साथ में बीजेपी में शामिल हुए थे। तो अब देखना होगा कि चुनाव समिति की बैठक के दौरान क्या ऐसी कोई चर्चा होती है कि उन नामों में भी कोई फेरबदल किया जा सके और कोई दूसरा नाम वहां पर जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर लाया जा सके। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी देखना होगा कि पार्टी आखिरकार अपने स्तर पर क्या सोचती है। क्योंकि ये बात सच है कि कुछ वक्त पहले भी एक सर्वे ये सामने आया था कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनमें से करीब 8 से 10 ऐसे हैं जिनकी स्थिति कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और उनमें ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल की थी। तो देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि स्वाभाविक है, आकलन खुद पार्टी भी कर रही होगी और इस मामले में बीजेपी कहीं ज्यादा माहिर भी है और उस लिहाज से देखना होगा कि क्या आगे फैसला बीजेपी करती है। बहुत शुक्रिया शरद, आपको इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब आपको खाकी पर हमले की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर छिंदवाड़ा की है जहां गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद सुलझाने गई टीम पर ही ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। दरअसल किसी ने शराब तस्करों को पकड़ने आने की अफवाह फैला दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले में मोगांव थाना प्रभारी घायल हो गए। इलाज के लिए उनको नागपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी खबर गुना की है जहां ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। यहां पुलिस टीम आपसी रंजिश सुलझाने गई थी। सुपारी खिलाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप छिंदवाड़ा और गुना की, जहां पर पुलिस पार्टी पर ही हमला बोल दिया गया। पुलिस कर्मी इस हमले में जख्मी भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं। छिंदवाड़ा में गांव वालों ने पुलिस टीम को निशाना बना दिया और गुना में भी एक विवाद सुलझाने पुलिस पहुंची थी, लेकिन यहां भी पुलिस को निशाना बना लिया गया। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आखिर वर्दी पर कैसे हमला किया गया और उसके बाद क्या स्थिति हुई, ये देख सकते हैं आप। खबर हरदा से है जहां उत्खनन कंपनी के कर्मचारियों और डंपर मालिक के बीच रेत रॉयल्टी को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हुई और फायरिंग भी हुई। इस मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर अब तफ्तीश में जुट गई है। झगड़ा हो रहा है तो मैं थाने का समस्त बल लेके आया। जब तक फिर 2 मुकेश जाट
और एक राजू करके जो इनको अस्पताल रवाना किया। इनके सिर में चोट थी और उसके बाद मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जांच के उपरांत ही जैसी सूरत में स्थिति होगी उससे अवगत कराएंगे। और खबर उज्जैन से, जहां 2 नाबालिग बच्चों ने कार चुरा ली। कार ले जाते वक्त वो हादसे का शिकार भी हो गए और कार समेत एक घर में जा घुसे। इतना ही नहीं, घटना में घर के बाहर लगा एक शेड भी क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया। वहीं रहवासियों ने नाबालिगों को पकड़ा और दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये मामला उज्जैन का है, जहां 2 नाबालिग बच्चों ने कार चोरी की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि कार चोरी करने के बाद ये दोनों नाबालिग दुर्घटना का शिकार हो गए। कार क्षतिग्रस्त हो गई और इसके बाद एक शेड भी धराशायी हो गया इस हादसे में। साथ ही जो 2 नाबालिग चोर थे या युवक थे, दोनों नाबालिग बच्चों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इन दोनों युवकों पर कार चोरी का आरोप लगा है। उधर कोरबा में एसीबी के सैनिक कैंप में लूट। सैनिक कैंप से लाखों रुपए की लूट हो गई। 2 गार्डों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा गार्ड को चोटें भी आई हैं। इसमें पीछे से कांच तोड़कर अंदर घुसे थे लुटेरे और ये बड़ी वारदात अंजाम दी गई है। सैनिक कैंप से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया है। कोरबा से ये बड़ी खबर है और 2 गार्डों को बंधक बनाकर बताया जा रहा है कि लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा गार्ड को चोटें भी आई हैं। पीछे के कांच तोड़कर लुटेरे अंदर घुसे थे और 2 गार्डों को पहले बंधक बनाया गया और उसके बाद जमकर लूटपाट की गई। तो सैनिक कैंप जहां पर लूट की वारदात अंजाम दी गई है। तो ये खबर कोरबा से है। कोरबा में एसीबी के सैनिक कैंप में लूट की घटना हुई है। सैनिक कैंप से लाखों रुपए की लूट हो गई है और लाखों रुपए सामान की लूट हुई है। 2 गार्डों को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा गार्डों को भी बताया जा रहा कि पहले बंधक बना लिया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई और लूट को अंजाम दिया गया। इसमें सुरक्षा गार्ड को भी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि पीछे से कांच तोड़कर अंदर घुसे थे लुटेरे। अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अब्दुल, ये सैनिक कैंप एसीबी का, यहां पे अगर लूट हो जाती है तो थोड़ा चौंकाता जरूर है ये पूरा मामला। ये निश्चित तौर पर प्रशांत, वाकई में ये चौंकाने वाली घटना है। जिस तरीके से ये दीपका थाना क्षेत्र के एसीबी के सैनिक कैंप जो बना हुआ है, वहां पर देर रात कुछ हथियारबंद जो लोग हैं वो पहुंचते हैं और सुरक्षा गार्ड को पहले बंधक बनाते हैं, तो सुरक्षा गार्ड को, और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, इसको लेकर जो पूरे इलाके में जो है दहशत है और लोग जो है इस बात को लेकर भी आशंकित है कि जिस तरीके से अगर कैंप में अगर लूट की घटना हो रही है तो दूसरी जगह भी एक घटना अगर होती है तो कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हालांकि इसमें किसी तरीके से कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन जो लुटेरे हैं वो लाखों की रकम जो है वो लेकर फरार जरूर हो गए हैं। एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं और दीपका पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशांत, बिल्कुल अब्दुल, सवाल यह भी कि क्या इसमें कोई, इस पूरी वारदात में कोई अंदरूनी व्यक्ति या कैंप का ही कोई व्यक्ति भी शामिल हो सकता है? इस दिशा या इस एंगल से भी कोई जांच हो रही है क्या, और कोई सबूत हासिल हुआ क्या अभी इस वारदात से जुड़ा हुआ? फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जो तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी ताकि जो आरोपी जो लुटेरे रहे हैं वो कहां से आए थे, क्या है, उनकी किस ओर भागे हैं, इस चीज की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और जो सुरक्षा गार्ड को जो बंधक बनाए थे उनको चोट भी आई है। जी शुक्रिया अब्दुल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये मामला लूट का और सैनिक कैंप में ही लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल गार्डों को पहले बंधक बनाया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई और लाखों की लूट यहां पर की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पन्ना से खबर है, जहां बांदा से पन्ना पहुंची 2 लड़कियां। पन्ना एसपी से अब मदद की गुहार लगाई गई है। परिजनों पर जबरन शादी का आरोप लगा रही हैं युवतियां। वन स्टॉप सखी सेंटर में इन्हें रखा गया है।
पुलिस ने परिजनों को अब तलब किया है। तो ये बड़ी खबर पन्ना से है, जहां बांदा से 2 लड़कियां पहुंची हैं, 2 युवतियां पहुंची हैं और पन्ना एसपी से मदद की गुहार लगाई गई है इन लड़कियों के जरिए। ये दोनों लड़कियां परिजनों पर जबरन शादी का आरोप लगा रही हैं। वन स्टॉप सखी सेंटर में इन्हें इसके बाद रखा गया है। पुलिस ने परिजनों को भी इस मामले में तलब किया है। तो ये दोनों जो युवतियां हैं, लड़कियां हैं, ये बांदा से आई हैं, उत्तर प्रदेश के बांदा से पन्ना पहुंची हैं और इन दोनों लड़कियों ने पन्ना एसपी से मदद की गुहार लगाई है। इनका कहना है कि परिवार वाले इनकी जबरन शादी कराना चाहते हैं। इसी आरोप के साथ, परिवार वालों पर इसी आरोप के साथ इन्होंने मदद की गुहार लगाई है। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। संजय, क्या मामला है, क्या उम्र है इन दोनों लड़कियों की, युवतियों की? परिवार वालों से कोई बात हो पाई है क्या पुलिस प्रशासन की? जी प्रशांत, मैं आपको बता दूं, ये दोनों युवतियां इस समय पे बालिग हो चुकी हैं। लगभग 18 से 19 वर्ष की इनकी उम्र है और दोनों आपस में बहनें बताई जा रही हैं। ये दोनों युवतियां उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से पन्ना के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची हैं, जहां पे इन्होंने कहा कि हमारी नाबालिग उम्र में ही, कम उम्र में परिजनों ने शादी कर दी थी और शादी करने के बाद हम अपने ससुराल पक्ष में खुश नहीं थे। ससुराल पक्ष के लोग भी हमें बुरी निगाह से देखते थे और मैंने अपने परिजनों को ये बताया तो परिजनों ने मुझे अपने घर बुला लिया कि चलो तुम लोग जो अपने उनके प्रेमी हैं, कोई वो जिनसे प्यार करती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं और उन प्रेमी को साथ रखने के लिए परिजनों ने उनको झांसा दे के बुला लिया और बुलाने के बाद उनका कहना यह है कि अब मेरे परिजन मेरे प्रेमी के साथ मुझे नहीं भेज रहे हैं, जिसकी उन्होंने रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के पुलिस में भी की, लेकिन वहां उनको न्याय नहीं मिला तो भाग करके पन्ना आई हैं और पन्ना एसपी से गुहार लगाई है कि सर मुझे न्याय दिलाया जाए। सीधा साधा मामला है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर युवतियों को भरोसा नहीं है, इसीलिए वो मध्य प्रदेश आई हैं। जी, लेकिन सवाल एक ये भी है संजय कि मध्य प्रदेश पुलिस इन युवतियों की कितनी मदद कर पाएगी, क्योंकि एक मामला ये इसमें प्यार मोहब्बत का मामला भी नजर आ रहा है, शादी भी हो गई और अब अपने प्रेमियों के साथ युवतियां रहना चाहती हैं। संजय जी, निश्चित तौर पर वो बालिग हैं तो इसमें कानूनी पेचीदगी तो आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से पुलिस पन्ना एसपी की बात हुई है कप्तान से, उन्होंने उनके परिजनों को तलब किया है। परिजनों को हो सकता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय परिजनों को सुपुर्द कर दें। अभी फिलहाल महिला बाल विकास का जो यहाँ पर वन सखी सेंटर है, वन स्टॉप सखी सेंटर, वहां पर युवतियों को रखवाया गया है, ठहराया गया है और परिजनों को तलब किया गया है। परिजन के आने के बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि क्या आगे कानूनी पेचीदगियां पड़ेंगी और क्या ये प्रेमी के साथ जाएंगी या परिजनों के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हो सकता है कि काउंसलिंग की जरूरत भी इन दोनों युवतियों को पड़े ऐसे में, लेकिन पूरा मामला अभी तक साफ नहीं हुआ। संजय जी, निश्चित तौर पर उनका साफ कहना है कि हमारी कम उम्र में शादी कर दी गई थी, जो कि हम नाबालिग थे और आज हम बालिग हुए हैं, तो हमें समझ है कि हमें कहाँ पे रहना है, किसके साथ रहना है। और मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ कम उम्र में शादी की, तो कहीं ना कहीं यहाँ बाल विवाह का भी मामला बनेगा, आगे देखा जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो बाल विवाह है वो भी एक अपराध है। यदि परिजनों ने एक ही युवती की का ये मामला है या फिर दोनों युवतियों के साथ सेम कंडीशन है, एक जैसी स्थितियां हैं? जी प्रशांत, बिल्कुल आपने सही बात पूछी मेरे से, लेकिन मैं बता दूं कि ये अभी स्थिति इतनी क्लियर नहीं है कि दोनों युवतियों की है, लेकिन जहां तक एक युवती ने बताया कि हम दोनों ही ऐसी कंडीशन में हैं और अब आगे पता चलेगा, क्योंकि युवतियों से अब मिलने भी नहीं दिया जा रहा है और युवतियों को वन स्टॉप सखी सेंटर में पुलिस अधीक्षक ने रखा है और परिजनों का इंतजार किया जा रहा है। जी शुक्रिया संजय आपका इस पूरी जानकारी। तो ये मामला पन्ना का में सामने आया है, जहां बांदा से तो युवतियां पहुंची हैं और परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और खबर सिंगरौली से है, जहां घरेलू विवाद में लाठी डंडे चल गए। पिता और बेटे के बीच जमकर विवाद हुआ। गुस्साए बेटे के विरोध करने पर जमकर हाथापाई हुई। पुलिस ने पिता और दोनों बेटों को थाने में बैठा लिया है। सरई थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो सिंगरौली से मामला सामने आया है, जहां पर
घरेलू विवाद में ही पिता और बेटों के बीच जमकर विवाद हो गया, हाथापाई हुई, लाठी डंडे चले। राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। राज, क्या विवाद था, अभी क्या स्थिति है, कोई सुलह की कोशिशें भी हो रही हैं क्या परिवार के बीच, पुलिस भी एक्टिव है अब? जी हाँ, चूंकि सराई बाजार इलाके की घटना है और महज कुछ ही मीटर दूरी पर थाना था, तो जब ये पूरा विवाद हो रहा था तो इसके बाद दोनों पक्षों को, जो पिता है और जो उनके दो बेटे हैं, दोनों बेटों को पुलिस ने थाने में बैठाया है और अब इनकी वजह पता करने का प्रयास कर रही है पुलिस कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ। लेकिन जो प्राथमिक रूप से निकल के आया है विवाद की जो बड़ी वजह रही है वो ये रही है कि जो ये पिता है, पिता एक पत्नी के रहते हुए एक दूसरी औरत को अपने साथ अपने घर में रखना चाह रहा था, उसको लेके आ गया था। तो उसका विरोध जो है, ये जो दो इसके बड़े बेटे हैं, बालिग बेटे हैं, दोनों बेटों ने पिता की इस हरकत का विरोध किया और पिता को मना किया कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। तो इसी बात को लेकर के पिता और पुत्रों में विवाद हुआ है और क्योंकि बीच बाजार में इनका जो मकान है, रहना है इनका, वहीं रिहाइश भी है बाजार में, तो वहीं सड़क पे ये एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से इन दोनों पिता पुत्रों ने हमला किया एक दूसरे पर और पुलिस अब इनको थाने में बैठा कर सुलह करवाने का प्रयास कर रही है। और पुलिस का ये भी इसमें कहना है कि अगर इस तरह से ये अधेड़ उम्र का व्यक्ति है, अगर ये नहीं मानता है तो जो हिंदू मैरिज एक्ट लॉ है उसके तहत इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक ब्याहता पत्नी के रखते हुए दूसरी पत्नी ये नहीं रख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक्शन भी हो सकता है शख्स के ऊपर। जी शुक्रिया राज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सतना से है, जहां पुलिसकर्मी का सराहनीय प्रयास, कुएं में कूदे एक युवक को बचाने आरक्षक ने खुद कुएं में छलांग लगा दी। युवक को निकालने गहरे कुएं में आरक्षक कूद गया। गहरे कुएं में हालांकि डूबने से युवक की मौत जरूर हो गई। युवक को सुरक्षित नहीं बचा सका आरक्षक, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर आरक्षक ने कुएं में छलांग लगा दी ताकि युवक को सुरक्षित निकाल सके, लेकिन इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया, सुरक्षित नहीं बचा सका उस युवक को। लेकिन एक कोशिश जरूर थी इस आरक्षक की, गहरे कुएं में इसने छलांग लगा दी ताकि युवक सुरक्षित निकल सके। सतना का ही मामला है। खबर इंदौर से है। कोरोना से लड़ाई के लिए सेना सामने आई है। 32 सैनिकों ने प्लाज्मा दिया है। इंदौर के मेडिकल कॉलेज और महू के मिलिट्री अस्पताल ने प्लाज्मा लगाया है। डोनेशन कैंप सैनिक से, आपको बता दें, सैनिक से लेकर ब्रिगेडियर रैंक के अफसरों ने महू के मिलिट्री अस्पताल में प्लाज्मा दान किया है। तो सेना के जवान इंदौर में सामने आए हैं। सेना के जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। 32 सैनिकों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। इंदौर के मेडिकल कॉलेज और महू के मिलिट्री अस्पताल ने प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया था। इसी दौरान जवानों ने प्लाज्मा डोनेट किया। तो इंदौर में सेना के जवान आगे आए और प्लाज्मा डोनेट किया ताकि ऐसे लोगों की इलाज हो सके जो संक्रमित हैं अलग अलग बीमारियों से और कोरोना। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का